हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो कि गार्डनिंग में अभी न्यू हैं और गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। चंद बेसिक से टूल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सीड से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। एरिया के बारे में बात करेंगे कि हमें कहाँ पर अपने घर में क्या लोकेशन हो जहाँ पर गार्डनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। गार्डनिंग के रूल्स हमेशा सेम ही रहते हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी शहर से है या फिर किसी गांव से, चाहे तो हमारे पास बहुत ही बड़ा सा लॉन हो या फिर थोड़ी सी जगह बैल्कनी में। हम अपनी नीड के हिसाब से जगह को एडजस्ट करते हैं और अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करते हैं। आइए शुरू करते हैं उन चीज़ों से जो कि बहुत ही बेसिक हैं जब भी हम एक गार्डन बनाने का सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं गार्डनिंग टूल्स। गार्डनिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये देखिए स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, इसे प्रूनर कहते हैं। कोई डेड ब्रांच को कट करना हो या अपने प्लांट्स को शेप में रखना हो, इसके लिए हम प्रूनर यूज़ करते हैं। आप सीजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा शवल। अक्सर हम हाथों के ज़रिए जो है कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर या फिर मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो आधी मिट्टी पॉट में और आधी नीचे गिर जाती है, तो शवल बेस्ट है। अब ये देखिए, ये सामने रहा पंजा। पंजा जो है, ये जो बहुत ही डीप रूटेड वीड्स वगैरह होते हैं, ग्रास हो जाती है पॉट्स में, उसको क्लियर करने के काम आता है। अगर हम आधा हिस्सा गोबर खाद और आधा हिस्सा गार्डन सॉइल यूज़ करें तो वैसे भी फर्टिलाइज़र्स की कम ज़रूरत पड़ती है, पर ये रही कुछ बेसिक फर्टिलाइज़र्स DAP और यूरिया। ईज़िली आपको मार्केट में अवेलेबल हैं और ये ख़ास तौर पर मैंने ये दो इसलिए पिक किए हैं क्योंकि ये हर जगह ही आसानी से मिल जाती हैं। DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये बहुत ही कॉमन सा फर्टिलाइज़र है और हमारे प्लांट्स की रूट्स को अच्छे से हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। हेल्दी रूट सिस्टम मतलब हेल्दी प्लांट। और ये रही यूरिया। यूरिया जो है, ये भी बहुत ही कॉमन सा फर्टिलाइज़र है। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है, यानी उसको ढेर सारे पत्ते लाने में मदद करती है। प्लांट्स थोड़े हों या ज़्यादा हों, स्प्रेयर भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये प्लांट्स को सिर्फ अगर आपने वाटर मिस्ट करना हो उसके काम भी आता है। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र हम पत्तों पर करना चाह रहे हैं, यानी फोलिएज स्प्रे, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई इंसेक्ट किलर या पेस्ट कंट्रोल बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको स्प्रेयर की ही ज़रूरत पड़ती है। अपनी नीड के हिसाब से आप कोई भी साइज़ पिक कर सकते हैं। और इसका अल्टरनेटिव ये है कि आपको मार्केट से 20-30 रुपए का एक वो स्प्रेयर मिल जाता है। आप उसको लीजिए और घर पर पड़ी किसी भी पुरानी जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर लगाइए और उससे आराम से आप जो है एक स्प्रेयर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रहे गार्डनिंग टूल्स। अब जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सनलाइट। अगर आपके प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपके पौधों की ग्रोथ कभी भी अच्छे से नहीं होगी। इसलिए जब भी आप एरिया डिसाइड करते हैं या लोकेशन डिसाइड करते हैं कि आपने कहाँ पर अपने गार्डन का सेटअप बनाना है, तो हमेशा जहन में रखिए कि कुछ पौधे जो होते हैं उनको शेड रिक्वायर्ड होता है, जिन्हें हम शेडी प्लांट्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उन्हें पार्शली शेड चाहिए होता है, ना तो उन्हें फुल धूप चाहिए होती है और ना ही वो मुकम्मल तौर पर शेड में रह सकते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो उन प्लांट्स की है जिनको फुल सनलाइट चाहिए होता है, यानी हमारे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स। अगर आप भी पौधों की नीड को समझते हुए इसी तरह से पौधों को ग्रो करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप हर तरह का पौधा उगा सकते हैं। ये स्क्रीन पर जो आपको पॉट्स नज़र आ रहे हैं, मैंने डायरेक्टली इन्हीं में सीड लगाया है और इस तरह से इसे मैंने जो है, क्योंकि बारिशों का मौसम था तो मैंने इसे कवर करके रख दिया है दूसरे शॉपर्स के साथ। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सीडलिंग्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। जब सीडलिंग थोड़े बड़े हो जाएंगे, यानी उन पर ट्रू लीव्स आ जाएंगे, तो मैं इन्हें एज इट इज़ ही छोड़ दूंगी ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रहें।
तो फ्रेंड्स, अगर तो आपके पास एक अच्छी सी क्यारी है या आपके घर में एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, तब तो आप उन्हें डायरेक्टली ज़मीन में लगाइए। वरना ये देखिए, मेरे पास ये एक फ्रूट क्रेट है, यानी कि जो वेस्ट हो जाती हैं, जो एक्स्ट्रा हमारे पास घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, तो इनको भी आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ बीज जो होते हैं हम उन्हें डायरेक्ट ज़मीन में लगा देते हैं, जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी हम पहले पनीरी तैयार करते हैं और बाद में उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है उस जगह पर जहां हम उसको ग्रो करना चाह रहे हैं। जिस टाइम पौधे इस स्टेज पर होते हैं, अभी देखिए इनके ट्रू लीव्स भी नहीं आए हैं, उस टाइम पे हम इन्हें जो है पार्शली जो सनलाइट होती है जहाँ पर आ रही होती है वहाँ पर रखते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखते और कम्प्लीटली शेडी एरिया में भी नहीं रखेंगे। अगर आपने इनको बिल्कुल सनलाइट से दूर रख दिया तो आपके जो सीडलिंग्स हैं ये लेगी हो जाएंगे, यानी ये जो इनका वाइट पार्ट आप देख रहे हैं ये बहुत ही लंबा सा हो जाएगा और एक साइड पे आपके पौधे झुक जाएंगे। दूसरे मेथड में हम इन्हें सीडलिंग ट्रे में तैयार करते हैं। सीडलिंग ट्रे कुछ इस तरह से दिखती है। इसके एक सेल में हम 2 सीड्स लगा देते हैं और ग्रो करने पर हेल्दी प्लांट को रख करके दूसरे की कटिंग कर देते हैं, और जहाँ पर हमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है हम इसमें से निकालते हैं और उसको उसमें शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह से इसका रूट बाउल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता और पौधा आसानी से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। अगर आप इस सारी हैसल से बचना चाहते हैं तो अपनी करीबी नर्सरी जाइए, वहाँ पर आपको सीज़न के हिसाब से तैयार पनीरी मिल जाती है जो कि बहुत ही कम रेट पर आपको मिलती है। आप जाएं, अपनी मर्ज़ी के प्लांट्स चूज़ कीजिए, चाहे तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ले लीजिए या फिर अगर आप किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ से जा कर के भी आप पनीरी ला सकते हैं और अपने घर में डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं। अगर आप पॉट्स में ग्रो करना चाह रहे हैं वेजिटेबल्स या फिर फ्लावर्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं तो बेस्ट रहता है कि आप नर्सरी जाइए। वहाँ पर आप जो नर्सरी पर लोग होते हैं उनसे ही डिस्कस कर दें, तो वो आपको आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका पॉट साइज़ जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बेशुमार साइज़ के, डेप्थ के, या फिर अगर आपको थोड़े से ब्रॉड चाहिए और इतना ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो हर तरह की जो वेराइटी है वो नर्सरी पर अवेलेबल होती है और वहाँ जाकर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रही मेरी कुछ हरी भरी सी सब्जियां और ये मैंने इसी तरह से ग्रो की हुई हैं। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन मैंने उसको इसी तरीके से कुछ फ्रूट बास्केट्स में ग्रो किया है, कुछ मैंने क्यारियों में लगा ली हैं, कुछ पॉट्स के अंदर लगा ली हैं। और अब इस दफ़ा मैं ग्रो बैग्स का जो है एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। वो कैसा रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी वेराइटी के साथ सब्जियाँ ग्रो की हैं। तो चलें क्विकली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें साग है, मिंट है, कोरिएंडर, स्पिनच, पालक वगैरह जो है, ये हम लोग जो है शेडी एरिया में लगा सकते हैं। अब शेडी एरिया से मुराद वो जगह है जहाँ पर 2 से 3 घंटे सिर्फ सनलाइट आती हो, वरना ये जो सब्जियां हैं अगर बिल्कुल आप डार्क प्लेस में लगा देंगे तो इनके जो लीफ हैं वो क्रंची नहीं रहते हैं और लेगी से हो जाते हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कहते हैं शेडी एरिया तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत सनलाइट आनी चाहिए। पार्शली शेडेड वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ये वो वेजिटेबल्स हैं जिन्हें 4 to 6 आवर्स जो है सनलाइट चाहिए होती है, यानी दिन का कुछ हिस्सा धूप पड़े और दिन का कुछ हिस्सा ना भी पड़े। ये जो छोटी वाली रेड रेडिशेस जिन्हें हम कहते हैं, जो छोटी वाली सलाद की मूलियाँ होती हैं, इस तरह की जगह में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो करती हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी रूट वाली वेजिटेबल्स, यानी आप टर्निप्स लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, मूलियाँ लगा सकते हैं, इसके अलावा चेरी टमाटोज़ हैं। और इस तरह की जगह पर भी आपके जो ग्रीन्स हैं, जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो करती हैं।
गाजर भी हम लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारी वाइट वाली मूली होती है वो भी हम इस तरह के एरियाज़ में बहुत ही आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। रूट वाली वेजिटेबल्स के लिए फ्रेंड्स याद रखिए, क्योंकि रूट ही उनकी सब्ज़ी होती है, तो अगर अच्छी मिट्टी नहीं होगी या थोड़ी सी रेतली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, या फिर भालू मिट्टी जिसे कहते हैं, अगर वो नहीं होगी तो ये सब्जियां अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। तो याद रखिए कि इन सब्जियों को लगाने के लिए आपको एक तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, जो कि अगर आप थोड़ी सी भालू मिट्टी यूज़ करें तो वो काफ़ी हद तक वेल ड्रेन्ड ही होती है। लेकिन अगर आप क्यारी में ग्रो कर रहे हैं तो भी याद रखिए कि उसमें रेत का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर बारी आती है फुल सनलाइट वाली सब्जियों की। फुल सनलाइट मीन्स 8 to 10 आवर्स ऑफ सनलाइट। यहाँ पर हमें वो सब हम फ्रूट्स वाली सब्जियों की बात करेंगे जो कि हमारे घरों में कॉमनली यूज़ होती हैं। एक सिंपल सी मिसाल याद रखिएगा कि जिस पर भी ढेरों ढेर फ्रूट लगता है, यानी कि हैवी फ्रूट लगता है और ज़्यादा फ्रूट लगता है, या फिर जो फूलों वाले हमारे पौधे होते हैं, इन्हें हमें फुल सनलाइट में ही रखना पड़ता है। अब इसमें हम सब्जियां ग्रो करेंगे। टमाटर की जो है जो आम टमाटर होता है, चेरी टमाटो, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम पार्शली सनलाइट में लगा सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर टमाटर के पौधे हैं वो हम जो है फुल सनलाइट में लगाएंगे। चिलीज़ जो है हमारी हरी मिर्चें हैं वो हम फुल सनलाइट में लगाएंगे। इसके अलावा बैंगन जो हैं और गोभी का तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत बुरा रहा था, क्योंकि वहाँ पर पूरी सनलाइट नहीं आती थी, तो मेरे जो गोभी के फूल थे वो मैच्योर होने से पहले ही खिल गए थे। तो याद रखिए कि इन्हें भी आपने फुल सनलाइट में रखना है। अब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मिर्चें ये पॉट में लगाई गई हैं, लेकिन चूंकि मैंने इन्हें ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर फुल सनलाइट आ रहा था, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके अलावा मिर्च की हर तरह की वैरायटी, शिमला मिर्च है या कोई भी तरह की मिर्च है, वो आप फुल सनलाइट में ही लगाएंगे। बेल वाली सारी सब्जियों को फुल सनलाइट चाहिए होता है, चाहे उसमें कद्दू की बेल है, तोरी की बेल है या फिर करेले की बेल है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है पेस्ट कंट्रोल या डिज़ीज़ कंट्रोल। तो हमेशा याद रखिए कि बीमारी आने से पहले ही आपने अपने पौधे को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर 10 दिन के अंदर आप थोड़ा सा नीम का तेल ले लीजिए। अगर नीम का तेल नहीं है तो वेजिटेबल ऑयल, यानी जिस तेल में हम खाना बनाते हैं वही थोड़ा सा ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा शैम्पू, उसको एक कप में मिक्स कर लें। इसके बाद आप उसको स्प्रेयर बॉटल में डालें और उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के उसको डाइल्यूट कर लें, पतला कर लें अच्छे तरीके से, और अपने पौधों पर स्प्रे करें। अगर आप हर 10 दिन के गैप में ये स्प्रे करते रहते हैं तो काफ़ी हद तक आप बीमारियों से बचे रहते हैं। आपके पौधे बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन अगर इन केस कभी आपके प्लांट को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो भी जाता है, कोई आपको एक लीफ या कोई एक पूरी स्टेम इन्फेक्टेड नज़र आए, तो उसको कट करके गार्डन से दूर आपको उसको लेकर जाना होता है, या अगर हो सके तो ज़मीन में दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं और देखते देखते पूरा आपका लॉन या आपकी क्यारी जो है वो उसकी लपेट में आ जाती है। तो ये इसकी इस तरीके से हम केयर कर सकते हैं। पर अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम कभी कभी केमिकल स्प्रेज भी करते हैं। वो भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गफ प्लांट्स हो जाएं, यानी कि आपने पौधे बहुत बहुत करीब करीब रखे हैं या प्लांट्स बहुत ज़्यादा बुशी हो गए हैं, तो इस वजह से भी बीमारियां आती हैं। कोशिश करें कि पौधों को इस तरह से प्लेस करें कि उनमें से हवा का गुजर आसानी से हो सके, तो काफ़ी हद तक हम इन मुश्किलों से बचे रहते हैं। दूसरा, अगर आप अपने पौधे की नीचे वाली पत्तियां हटा दें, जहां से जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं जब उनका सॉइल के साथ कांटेक्ट होता है, वो नीचे ज़मीन को टच करती हैं, तो वहाँ से भी वो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ खींचती हैं। तो अगर हम उन पत्तियों को हटा दें तो भी हमारे पौधे काफ़ी हद तक हेल्दी रहते हैं। ये देखिए, कुछ पौधों को मैंने जो है ज़मीन में ग्रो किया है, कुछ को मैंने जो है पॉट्स में ग्रो किया हुआ था। अब जो टमाटर का पौधा है, ये चूँकि एक बेल वाली सब्ज़ी है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि आप इसे ज़मीन पर, अगर आपके पास ज़मीन पर जगह है तो ज़मीन पर ही लगाइए। सबसे अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है, बग़ैर एफर्ट के इतने बड़े बड़े साइज़ के टमाटर जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि मैं भी हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये आपको ज़मीन में ही रिज़ल्ट मिल सकता है। अब पौधे की जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है वो है गोडी, यानी कि पौधों की जो सॉइल है उसको हम लूज़ करते हैं ताकि हवा का गुज़र हो सके। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।
एक फ़ायदा तो इसका ये होता है कि हवा का गुज़र होता है और पौधे को कोई इस तरह की जो फंगल डिजीज़ वगैरह है वो नहीं होती अगर हम पौधों को रेगुलरली गोडी करते रहते हैं। इस तरह से हमारे पौधों को भी ऑक्सीजन मिलती है। अब आप सोचेंगे कि पौधों को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पौधों की रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है क्योंकि पौधों के पास ज़मीन में अगर आप देखें तो गुड बैक्टीरियाज़ और बैड बैक्टीरियाज़ दोनों होते हैं। अगर पौधे की रूट्स जो हैं वो बाउंड हो जाती हैं तो वो सही तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रीद नहीं कर पाती और जो न्यूट्रिशंस हम पौधे को डालते हैं वो उसको सक नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम उसको लूज़ कर देते हैं, ऑक्सीजन का गुज़र होता है, नीचे रूट्स हेल्दी होती हैं और जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं, आप ये कह सकते हैं कि गुड बैक्टीरियाज़ इधर उधर से सारा खाना इकट्ठा करके हमारे प्लांट की रूट्स तक लेके आते हैं जिसे वो सक करते हैं और इस तरह से वो बैड बैक्टीरिया से फाइट भी करते हैं, उनको पौधों से दूर भी रखते हैं। तो अगर हम उनको इस तरह से कैद कर देंगे, उनका दम घुटने लगेगा ज़मीन में, तो हमारा पौधा भी इवेंचुअली जो है वो वीक होता जाएगा। तो इसलिए गोडी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भी मिस मत कीजिए। फ्रेंड्स, ये एंड पर मैंने आप लोगों के साथ जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं दो वो भी शेयर कर दी हैं और केमिकल जो पेस्ट कंट्रोल और फंजीसाइड है वो भी शेयर कर दिया है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि गार्डनिंग से रिलेटेड एक एक बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं इसको स्टार्ट करने के लिए। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइमली आप लोगों को रिप्लाई करूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।